अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहा हूं। ड्यूरिंग ओरिएंटेशन ऑफ न्यूली इंडक्टेड ट्रेनीज इन अ फर्म, द मैनेजर एक्सप्लेन्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की एंड stressed that each trainee should know his her role and placement in the hierarchy. This will benefit the organization and help smooth flow of key organizational working. The manager knows that सारी कहानी जो है वो ये कह रहा है कि ओरिएंटेशन के वक्त में जो भी नए नवेले ट्रेनीज थे उन लोगों को मैनेजर ने एक्सप्लेन किया कि ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसने कहा कि हर ट्रेनी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल, अपनी जगह समझनी चाहिए हायरार्की में। उसने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बेनिफिट देती है हायरार्की, और कहा है कि तमाम काम का जो फ्लो है वो बड़ा स्मूथ हो जाता है। मैनेजर को क्या पता है। नंबर ए, द स्ट्रक्चर, द राइट स्ट्रक्चर हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल्स। कह रहे कि जो सही स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। बी, ट्रेनी वुड नेवर अंडरस्टैंड देयर रोल्स अनलेस दे आर एक्सप्लेन्ड। सर बी तो आंसर नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि तमाम के तमाम ट्रेनी जाहिल हैं। अगर हम उनको नहीं समझाएंगे कि उनको अपना रोल कभी भी समझ नहीं आएगा। नहीं सर, हमें पता है कि कुछ ट्रेनी ऐसे होते हैं कि जिनको नहीं भी समझाए वो अपना रोल खुद से समझ सकते हैं। सी लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नीड अ स्ट्रक्चर टू ऑपरेट। नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा किसी स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ऑन्टरप्रनोरियल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे तो लिटरली कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, तो सी भी आंसर नहीं होगा। डी लिखा है कि प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली हायरार्की के साथ स्टैब्लिश लिंक्ड होता है। नहीं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं होती वो भी प्रॉफिट निकाल सकता है। तो मैनेजर को पता है कि सही स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। चैप्टर नंबर 3 के एट अ ग्लांस में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में जो एक्टिविटीज होती है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाती है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर है ए। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फॉर्मल अरेंजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइंस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फॉर्मल अरेंजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बताता है फॉर्मली division of task and activities, how processes and information would flow within the structure, how to maximize profit, what market competition is beneficial. तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में टास्क और एक्टिविटीज को कैसे डिवाइड करना है, कैसे प्रोसेस और इन्फॉर्मेशन को फ्लो करवाना है स्ट्रक्चर के अंदर। तो आंसर है ए और बी। और मजे की बात, ये बुक का पॉइंट, बुक की लैंग्वेज है। जब आप चैप्टर स्टार्ट करते हो तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हेडिंग आती है, उसके नीचे ही ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो ये बुक की लैंग्वेज है, आंसर हो जाएगा ट्रू। आगे बढ़ जाते हैं। नेशनल गार्ड वर्क इन फॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लियर line of authority and control. Formal structure is needed for organization by organization for efficiency out of all operations, effectiveness of task, coordination of all operations. तो सर हमें पता है कि यहाँ पे efficiency भी होती है, effectiveness भी होती है, coordination भी होती है। आंसर हो जाएगा डी। Most of the failures of government-owned organizations in Pakistan are due to wrong structure that creates tension between employees and officers, leading to inefficient work practices. सर ये आपके पास डिसएडवांटेज और बुक की लैंग्वेज भी है, और सबसे बड़ी बात है बाकी 3 एडवांटेजेस हैं कि जब ठंडा होगा एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स के दरमियान में तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगी, पब्लिक ट्रस्ट नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आंसर इज ए। Generation Textile Limited has outsourced its information technology function to Smooth Apps IT company because आपको पता है कि आउटसोर्स कर सकते हैं नॉन कोर एक्टिविटी स्पेशलिस्ट को, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बात बुक की लैंग्वेज है, सही है। उफ, आगे बढ़ते हैं, स्पीड में चल रहा था मैं। New Tech Corporation Limited has hired experienced manager to head various business functions such as marketing, finance, human resource, and IT. Each manager should contribute to the achievement of. New Tech Corporation Limited ने कुछ experienced manager हायर किए हैं हर डिपार्टमेंट, हर बिजनेस फंक्शन को हेड करने के लिए, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स और आईटी। हर मैनेजर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए सिर्फ अपने यूनिट के गोल में नहीं सर। फाइनेंशियल गोल टू अर्न मोर इंसेंटिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नन ऑफ द अबव। सर हमें पता है कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स या सिर्फ अपने यूनिट के गोल्स नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स में कंट्रीब्यूट करना होता है। हर बिजनेस फंक्शन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक एमसीक्यू आएगा जो कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को कवर करेगा, एंड देयर यू गो। यहाँ पे पूरी पूरी बुक की लैंग्वेज है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरा पेज है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन आधा लिखा हुआ है एक पेज पे, आधा लिखा हुआ है दूसरे पेज पे। जो दूसरे पेज पे लिखा हुआ है उसकी शुरू की लाइनें जो है यहाँ से मिल जाएंगी।
अब मैं समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। JF 760 JF 786 जो है उसको डिजाइन किया, उसको डेवलप किया पाकिस्तान एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स ने, और कुछ स्पेशल एडवाइजर्स थे स्काई क्लियर जेट कंपनी के। यानी कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो वो कंपनी जो कि जहाज बनाती है पाकिस्तान एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स, और फिर अलग से मैंने हायर किया है स्काई क्लियर जेट कंपनी के स्पेशल एडवाइजर्स को। स्काई क्लियर एक्सपर्ट्स जो हैं वो काम करते हैं हॉरिजॉन्टल फैशन में। हॉरिजॉन्टल फैशन में मतलब क्या, कि वो प्रोडक्ट सुपरवाइजर है, ठीक है। काम करते हैं हॉरिजॉन्टल फैशन में और अपनी एक्सपर्ट सपोर्ट देते हैं नए प्रोजेक्ट को लेकर। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही होगी? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोच भी कहते हैं। सर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन को मिला जाता है। तो सर ये जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल एक्सपर्ट्स है ये फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन लेके चल रहे हैं, और जो स्काई क्लियर है वो हॉरिजॉन्टल डिपार्टमेंट यानी कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन लेके जा रहे हैं। हर एम्प्लॉय के दो डायरेक्ट सुपरवाइजर हैं, एक लाइन मैनेजर है और एक फंक्शनल मैनेजर है। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर एक लाइन मैनेजर है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये बुक की लैंग्वेज है, ये चारों तीनों चीजें जाके बुक में पढ़ लेना, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पेज पे। अब तक बुक की लैंग्वेज कितनी बार आ चुकी है? 7 MCQs में से मेरे ख्याल से 5 MCQs तो बुक की लैंग्वेज थी। यू ड्राइव इज अ कैब कंपनी विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू गेट पर्सनल कार ओनर्स registered as shared car system. People look for the best option and opt for the right. You drive may be a प्रोजेक्ट कंपनी, वर्चुअल कंपनी। सर ये कंपनी जो है इसकी लोकेशन मुझे नहीं पता। एक गाड़ी आती है और मुझे लेके अपने डेस्टिनेशन मंजिल मकसूद पर लेके चली जाती है, तो इट्स अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं। यहाँ पे इसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस का मुझे नहीं पता। दूसरा कि यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तीसरा इनके पास स्पेशलाइज्ड पार्टनर्स हैं, वो ड्राइवर्स। तो यहाँ पे ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। याद करो बुक में मैंने यही बताया था। 9, decision making and planning and control activities are decentralized, devolved at regional managers to adjust according to market environment. Which of the following best characterize devolution of decision making? Decentralization provide effective decision making, बात तो सही है। Centralization is suitable for such regional decisions, नहीं, इसके लिए decentralization चाहिए होती है। Decentralization में फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, सेंट्रलाइजेशन में टॉल स्ट्रक्चर होता है। तो ये तीनों गलत है। दिस इज चूज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए। 10, it is difficult to control a large and complex entity from head office without delegating substantial amount of authority to divisional managers. ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब तक 10 MCQs बताए, समझ आए तुम लोगों को? मैं साथ साथ रिविजन भी करवा रहा हूँ जी दोस्तों। समझ आ रहा है? ऐसा तो नहीं हवा में से चीजें गुजर रही हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, आगे बढ़ते हैं। 11, an organization is owned and run by central government agencies. The organization is best described as independent organization, private organization, public organization या फिर virtual organization। गवर्नमेंट चला रही है तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। Toyota Limited is manufacturing organization that produces home care product. Currently, AL is serving the needs of single city with a workforce of 50 people, which structure suits AL the best function, डिविजनल, एंटरप्रेन्योरियल, मैट्रिक्स। सर देखें यहाँ पे एक बात है, मैं सिटी वाइड चीजें चला रहा हूं तो मैं एंटरप्रेन्योरियल से तो ऊपर निकल गया हूं, लेकिन यहाँ पे चीजें कंट्रोल में है तो मैं डिवीजन में नहीं पहुंचा। जब मैं एंटरप्रेन्योरियल से निकल गया हूं और डिवीजन में नहीं पहुंचा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हूं। सर तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इसने एक्सप्लिसिटली कोई ऐसी बात नहीं बोली कि मेरा एंटीना चले और मैं उसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में लेके चले जाऊं। यहाँ पे इसने बिल्कुल बेसिक बात की है। तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। Nestle has divided its business in different countries, whereby each country has different managerial hierarchy, meeting the needs of that specific country. The structure Nestle may be opting is, नेस्ले जो है उसने क्या किया कि अपने बिजनेस को डिवाइड कर दिया अलग कंट्रीज में, और उसके डिफरेंट मैनेजरियल हायरार्की है जो कि नीड कर रही होती स्पेसिफिक कंट्री को। तो यहाँ पे जो उसने स्ट्रक्चर निकाला होगा वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ज्योग्राफी की बात हो रही है तो हम ज्योग्राफिकल डिविजन कर लेंगे।
मैनेजर जो है लोकल बैंक में, उसके पास 12 लोग उसके अंडर काम करते हैं टू मैनेज इंटायर ब्रांच, पूरी ब्रांच चलाने के लिए। सर ये तो गोज विदाउट सेइंग कि ये वाइड फ्लैट है। एक मैनेजर, उसके नीचे 12 लोग, तो ये एक चपटी ऑर्गेनाइजेशन है और एक चौड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वाइड और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। वाह यार, उर्दू अच्छी हो गई है या खराब हो गई है पता नहीं। 15 डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज स्लो इन वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या बात कर रहे हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो डिसीजन मेकिंग फौरन से हो जाती है, ओनर ने बोला दिन तो दिन, ओनर ने बोला रात तो रात। सही है। 16, a software company with all application developers working from home is usually, एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसमें तमाम लोग अपने घर से काम कर रहे हैं, तो ये क्या टॉल नैरो होगी, इसका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा, शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगा, तो इट्स बी एंड सी। एक बंदा जो है वो अपने घर से बैठ के, तमाम लोग जो अपने घर से बैठे हुए उनको काम दे रहा है, वो काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पैन ज्यादा है, यहाँ पे चेन छोटी है। दिस इज ओनली बी एंड सी। 16 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। मैनेजर्स आर एम्पावर्ड इन, मैनेजर्स को कहाँ पे पावर मिलती है, डिसेंट्रलाइजेशन, वाइड और फ्लैट। देखो सर यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन ये भी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन टॉल और वाइड नहीं होती है, डिसेंट्रलाइजेशन वाइड और फ्लैट होती है। सेंट्रलाइजेशन जो होती है वो टॉल और नैरो होती है, सेंट्रलाइजेशन टॉल और नैरो होती है। तो ये सारे ही गलत हैं, सिर्फ ये सही है, डिसेंट्रलाइजेशन वाइड और फ्लैट। 18, पुअर सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन रिजल्ट्स इन, अगर एक गलत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी? नहीं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी? नहीं। ग्रोथ बढ़ जाएगी? नहीं। बल्कि एम्प्लॉय जो है उनकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, उनका मोराल गिर जाएगा। एक फूड कंपनी है पाकिस्तान में, वो स्पेशलाइज करती है केन्ड प्रोडक्ट, प्रोसेस्ड फूड में, डब्बे वाला या टिन वाला खाना बनाती है। मैनेजमेंट ने अपने आप को स्ट्रक्चर किया, अपनी कंपनी को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि हर सिटी में एक सेपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटी हो जो कि प्रोडक्ट बना रही हो तमाम बिजनेस फंक्शंस के साथ। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर होगा? यहाँ पे होगा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। देखो इन्होंने तुम्हें कंफ्यूज किया है फंक्शंस की बात करके, इन्होंने तुम्हें कंफ्यूज किया है प्रोडक्शन की बात करके, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं कहा कि इसने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग कर लिया है। यहाँ पे इसने ये नहीं कहा उसने अपने फंक्शंस को अलग अलग कर लिया है, उसने बस ये कहा है कि अलग अलग सिटी में वो ऑपरेट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल डिवीजन। प्रोडक्ट डिवीजन enables companies that function in several locations to be less responsive to customers at local level। प्रोडक्ट डिवीजन में तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है लोकल लेवल पे। क्या बात कर दी सर आपने, आंसर इज बी। अब्दुल्ला कह रहे सर प्रोसेस नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, देखो अगर यहाँ पे जो फूड कंपनी है, फॉर एग्जांपल फूड कंपनी कहती है कि उसने अपने आप को डिवाइड ऐसे किया है कि हर सिटी में उसने अपनी तीन तीन सेटअप लगाए। फॉर एग्जांपल तीन सेटअप में जो पहला सेटअप है उसमें क्या करता है वो कि जो फूड ग्रो करता है। दूसरा जो सेटअप लगाया है उसने क्या करता है, उसमें फूड को प्रोसेस या मैन्युफैक्चर करता है। और तीसरा जो है वो उसकी शॉप है जिसमें वो फूड को सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं कहता कि इसने जो की है वो की है प्रोसेस डिवीजन की है। यहाँ पे तो कह रहा है कि इसने एक जो है वो कराची में ब्रांच लगा ली है, एक उसने मुल्तान में ब्रांच लगा ली है, एक उसने फैसलाबाद में ब्रांच लगा ली है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे सिटी हो गया। सही है, कोई मसला नहीं है अब्दुल्ला, कोई मसला थोड़ी, सवाल तो बंदा पूछ ही लेता है। ठीक है। 21, which of the following organization would rely most heavily on social indicators and efficiency rather than information on performance and profitability। ये कह रहा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल इंडिकेटर्स पे काम करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी पे काम नहीं करेगी। एक प्राइवेट अकाउंटेंसी स्कूल, ये आईकैप को जरा सी भी शर्म नहीं है, इसने सीधा सीधा हम लोगों की बात की है। IQ, तबानीज, ARTT और KNS, यानी कि कह रहा है कि हम लोग जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस पे काम करते हैं, तभी हम लोगों का आंसर ए नहीं होगा। सही है। और इसके बाद जो है कहते हैं स्मॉल रिटेलर शॉप, ये एक जो दूध दही दुकान बेचने वाली भी जो होगी वो भी परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी का काम करेगी। एक सिटी का जो मेयर ऑफिस होता है वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी की काम नहीं करता, वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो क्या करते हैं सोशल इंडिकेटर्स पे काम कर रहे होते हैं। सही, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ी काम करते हैं। अच्छा, आईकैप चाहता तो लिखता ऑप्शन सी स्मॉल रिटेलर शॉप, बी लिखता सिटी मेयर ऑफिस,
और यहाँ पे ये लिख सकता था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकता था रेस्टोरेंट, यहाँ पे लिख सकता था रेस्टोरेंट लिख सकता था, सही है। लेकिन जो है वो इसने क्या लिख दिया, प्राइवेट अकाउंटेंसी कॉलेज लिख के बता दिया बच्चों को कि बच्चों ये जो सीए के कॉलेजेस हैं ये तुम लोगों से जो पैसे ले रहे होते हैं ये प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, सही है। आगे बढ़ जाते हैं, खुद नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तभी ऐसा कर रहा है। 22 matrix organization can matrix organization can restrict the performance and efficiency of the organization in terms of matrix organization में दो अब्बू होते हैं तो दो अब्बू में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दो बॉसेस होते हैं तो दो बॉसेस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसलिए जो है एक प्रॉब्लम हो जाती है। 23 एक तो ये आई कैप नाम ऐसे रखता है, कभी येम्पू कर देता है, कभी पता नहीं क्या क्या नाम रख देता है, येनपू पीएलसी ग्रोइंग, मतलब चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन तो येनपू चिंगचोंग पिंग पोंग अजीब। 23 येनपू पीएलसी जो है वो एक ग्रोइंग चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है इनटू नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। फिर कह रहा है कि इसने रिसेंटली एक्वायर किया अनदर कंपनी ओवरसीज, सही है। व्हाट वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर येनपू पीएलसी। येनपू एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रही है और डाइवर्सिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आ रही है, उसने अपने आप को ओवरसी में एक्सपेंड किया है, तो वो किस जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरफ जाएगी। इसका आंसर है कि ये ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ जाएगी। सर ये बार बार ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन या ज्योग्राफिकल डिविजन क्यों आ रहा है, देखो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तीनों एग्जाम्पल में वो अलग अलग कंट्रीज की तरफ जा रहा है, सही है। तो वहां पे प्रोडक्ट डिवाइड नहीं कर रहा या प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर रहा या वो प्रोसेस की डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिवीजन नहीं कर रहा। सर यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन की और डिवीजन क्यों नहीं है, देखो चाइनीज जो है सैयद मुदस्सिर का सर बी नहीं होगा, देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है कि ये बी होना चाहिए लेकिन ये बी क्यों नहीं है। देखो येनफू पीएलसी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली डाइवर्सिफाई किया है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, सही है। अभी तक ये नहीं पता हमने को डिवाइड किया है नहीं किया, उसने रिसेंटली अक्वायर कर लिए कंपनी ओवरसीज जो क्या कर रही है कि इनकी जो मार्केट है उसको क्या कर रही है कि वहां पे प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पे इसने जो अपने आप को ज्योग्राफिकली एक्सपेंड किया है लेकिन जो कंट्रोल है वो इनके पास ही मौजूद है, इसने एक कोई स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अलग से बनाया नहीं है बल्कि कोई कंपनी को अक्वायर कर लिया है कि वो क्या करेगा ओवरसीज में मार्केटिंग करे, तो इट्स अ डिपार्टमेंट दैट्स इट, सही है। ज्योग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन पे तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है सही मुदस्सिर, और बहुत सारे बच्चों की भी ये सोच सही होगी, तभी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाके, अदरवाइज डिवीजन जो है वो गलत आंसर नहीं होता। अगर यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होता तो मैं भी डी पे क्लिक करता। 24 which of the following principles of classical management is challenged by matrix organization unity of command। 24 वाले को इन्होंने वर्ड चेंज करके एक और एमसीक्यू बना दिया है। 25 which of the following statements about informal organization is not true। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता उसके बारे में कौन सी बात अच्छी है, सच है। क्विक डिसीजन मेकिंग, नहीं सर ऐसा नहीं होता। क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, नहीं सर ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग टीम रिलेशन, नहीं सर ऐसा नहीं होता। मोर डॉक्यूमेंटेशन, सर यहाँ पे जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे मोर डॉक्यूमेंटेशन ये गलत बात है। यहाँ पे मोर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन होती ही नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, तो डी इज द आंसर। उसके बाद नॉट ट्रू, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही होती तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। 26 which one of the following is a disadvantage of centralization। इसमें सेंट्रलाइजेशन का डिसएडवांटेज क्या है। जब मैंने तुम्हें सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ाया था तो मैंने इस एमसीक्यू की बात की थी, इसमें कौन सा डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन का। यहाँ पे एम्प्लॉयज जो है वो मोटिवेट हो रहे होते हैं लोअर लेवल पर, सर ये तो गलत बात है, यहाँ तो वो डीमोटिवेट हो रहे होते हैं। यहाँ पे टॉप मैनेजर्स जो होते हैं वो बर्डनाइज्ड होते हैं वर्कलोड और स्ट्रेस को लेकर, सही है। सीनियर मैनेजर्स जो है उनके पास तमाम नॉलेज होती है तो वो परफेक्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 26 में सर ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि मैनेजर्स के पास सारे डिसीजन होते हैं तो वो उसमें फंस जाता है, तो दिस इज
बी 26 का आंसर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अकोमोडेट ग्रोथ, इंश्योर न्यू कंप्लायंस, फॉलो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सर ये तो बहुत बेसिक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो क्या करे कि ये तमाम चीज़ों को इंश्योर कर सके। 28. Different airlines operating on international routes adopt organizational structures to achieve efficiency and effectiveness. Which of the following statement is true? All airlines have similar structure. नहीं भाई, organization to organization vary करता है। International airlines have similar structure. नहीं भाई, international में भी organization vary करती है। Structure needs suits the need of the shareholder. ये क्या बात हुई? shareholder की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। Structure vary करता है airline to airline। D. 29 का सवाल जो है वो है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू बी यूज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स सच एज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ऑफ द अबव। गेस व्हाट? ऑल ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी हो, मतलब हर बंदा अपने अपने नीचे वाले बंदे को ऑथराइज कर सकता है, हर नीचे वाला बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा अपने ऊपर वाले बंदे को लेकर। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के तमाम ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, फंक्शनल यानी कि ऑपरेशनल, पर्सनल और स्ट्रेटेजिक। लिखा हुआ है आयला इज अ गार्डनिंग एक्सपर्ट, शी कंट्रोल्स द एंटायर बिजनेस, she serves the customer as per their requirement, she can hire few people to help her redesign the garden, which structure is appropriate for her। अभी देखो अकेली बंदी है, अपना बिजनेस चला रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर की तरफ जा सकती है। अपने बिजनेस को खुद ही ओनर ऑपरेट कर रही है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को खुद देख रही है, कुछ लोग को हायर कर सकती है लेकिन कर नहीं रही है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है? एंटरप्रेन्योरियल है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आर डायरेक्ट मींस ऑफ कंट्रोलिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। बहुत बेसिक बात है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही होती है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन गोल्स of different position holders with respect to government policies, media pressure, market demand, shareholders expectation। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो ना गवर्नमेंट पॉलिसीज पे चलती है, बिकॉज लोकल मैनेजर्स हैव बेटर नॉलेज ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड कस्टमर चॉइस ऑर्गेनाइजेशन ऑप्ट फॉर। तो तुम्हें पता है कि जब लोकल मैनेजर को ज्यादा बेहतर तरीके से नॉलेज होती है तो आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चले आते हैं। 34 स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड करता है तमाम चीजों पे सिवाय एक चीज के, मैनेजर की कैपेबिलिटीज, मेंटल फिजिकल पे करता है, नेचर ऑफ वर्कलोड पे करता है, लेवल ऑफ कोहेसिवनेस पे करता है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं करता। डेफिनेशन टाइम बुक की लैंग्वेज है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्मल अरेंजमेंट है एक्टिविटीज की जो कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेकर आती है ताकि बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। तो आंसर हो जाएगा सी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड गोल्स। आंसर है सी। आगे बढ़ जाते हैं। 36 ये बुक की लैंग्वेज थी बाय द वे। 35 चूजिंग द करेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर इंश्योर्स एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, गुड प्रॉफिट, ऑल ऑफ द अबव। बुक की लैंग्वेज है ये। आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 37 का? 36 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। इन अर्ली फेज बेस्ट स्ट्रक्चर इज एंटरप्रेन्योरियल। शुक्र थोड़े से आसान आ रहे हैं, आसान तो शुरू से ही थे लेकिन थोड़े सा सुकून वाले आ रहे हैं। विच एक्ट इन कंपनीज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये चैप्टर नंबर 2 का सवाल है, कंपनीज एक्ट 2017। ये इसका आंसर है डी। 29 इन अ फंक्शनल सेटअप मैनेजर्स ओन प्रेफरेंसेस। फंक्शनल सेटअप में क्या होता है? कम्युनिकेशन हिंडर हो जाती है, डिसीजन मेकिंग रुक जाती है और इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के दो डिसएडवांटेजेस यही थे। आई होप समझ आ रहा होगा। 40 organizations having too many decisions can result in cost increase, goal congruence, uh, more market power, enhanced productivity। 40 का आंसर क्या होगा? जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिवीजन होंगे उसकी वजह से क्या होगा? कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। हर हर डिवीजन में मार्केटिंग हो रही होगी, हर डिवीजन में फाइनेंस हो रहा होगा, हर डिवीजन में एचआर हो रहा होगा, हर डिवीजन में प्रोडक्शन हो रही होगी। उसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस्ट हो रही होगी। डिवीजन टेंड्स टू फोकस ऑन देयर ओन नीड्स एंड गोल्स एट द एक्सपेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। नहीं भाई, डिविजन ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करती है। आगे बढ़ते हैं। अरे
द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज नॉट सुटेबल वेयर कल्चर इज टू ओबे वन लीडर, वहां के लिए सुटेबल ये नहीं है। फंक्शनल स्ट्रक्चर अलाउज एम्प्लॉइज टू सेट फाइनेंशियल गोल्स, करियर गोल्स, सोशल गोल्स, ऑल ऑफ द अबव। 44 decentralization provide competitive advantage with environmental alignment of strategic business unit पे। डिसेंट्रलाइजेशन क्या करता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दे देता है क्योंकि यहाँ पे आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से एनवायरनमेंट को अलाइन कर सकते हो, या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को एनवायरनमेंट से अलाइन कर सकते हो। जैसा एनवायरनमेंट वैसा यूनिट, सिंपल। तभी तो तुमने यूनिट बनाए थे। ईच मैनेजर इन डिसेंट्रलाइजेशन सेटअप एस्टैब्लिश ओन ऑब्जेक्टिव विद क्लियर सेपरेट ऑब्जेक्टिव नहीं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ओन नहीं, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इन साइड। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को माइंड में रखना है। टीम इफेक्टिवनेस इज की टू वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रादर देन एक्सटर्नल रिलेशनशिप। भाई वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल रिलेशनशिप होते हैं। आंसर इज बी, फॉल्स। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहे यार, पेट में दर्द हो गए बोल बोल के। A key to successful virtual organization is effective management of all different internal relationship and coordination of activities। अभी मैंने देखा है कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल रिलेशनशिप होते हैं, ये इंटरनल रिलेशनशिप कहां से आ गए। 47 का आंसर भी है फॉल्स। टोन टेल का जो सीईओ है उसको रिपोर्ट रिसीव हुई फंक्शनल मैनेजर से, उसने कंपाइल करने के बाद सुपरवाइजर से फीडबैक देने के बाद जो सीईओ को रिपोर्ट भेजी है। दिस शोज व्हाट, स्पैन ऑफ कंट्रोल, चेन ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। 48 का आंसर आपको बताया कि दिस इज चेन ऑफ कमांड। एक मैनेजर अपने सीईओ को जो रिपोर्ट दे रहा है, दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ कमांड, कि यहां से रिपोर्ट उठ के मैनेजर्स के पास जा रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा अपने एम्प्लॉयज के साथ कनेक्टेड रहता है इंटरनेट लिंक से। इन वर्चुअल सेटअप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है, एम्प्लॉय रिमोटली काम कर सकता है, डाटा फ्लो कर रहा होता है। आंसर इज डी। फाइनली वर्चुअल कंपनी सबसे ज्यादा किस पे रिलाय करते हैं, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर पे। फिर से लिख देता हूं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकल एग्जिस्टेंस की नीड नहीं होती है, सही है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और स्पेशलाइज्ड पार्टनर होता है, एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। कोई सवाल पूछे तो पूछ लो, 46 बता देता हूँ। टीम इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा देन एक्सटर्नल रिलेशनशिप। एक्सटर्नल रिलेशनशिप, स्पेशलाइज्ड बिजनेस पार्टनर, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स, ये कह रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, टीम इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में टीम होती ही नहीं है। टीम तो हम बनाते हैं एक्सटर्नल रिलेशंस के साथ, एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ। तो टीम इफेक्टिवनेस जरूरी नहीं है, एक्सटर्नल रिलेशन जरूरी है। तो ये हो गया गलत। और बताओ, और कुछ पूछना है? बस अब हिम्मत खत्म हो गई है। बुक में देख लेना, अगर कोई एमसीक्यू गलत होगा तो मुझसे डिस्कस कर लेना। मुझे नहीं लगता कोई गलत होना चाहिए, बट हो सकता है कोई गलत, तो प्लीज मुझे बता देना, तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद में कभी। आज की क्लास को फॉलो अप करते हैं, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 3 तक की रिकॉर्डिंग दे दूंगा इंशाल्लाह। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीआरसी 1 के हैंड आउट भेज दूंगा, और पीआरसी 1 की भी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वो जो प्लेलिस्ट है वो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।